हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग सीखने वाले हैं जीएसटी में ड्यूअल जीएसटी मॉडल के बारे में और सप्लाई के बारे में कि जीएसटी में ड्यूअल जीएसटी मॉडल होता क्या है और सप्लाई किसे कहते हैं और कितने टाइप के सप्लाई होते हैं। वह आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझने वाले और जानने वाले। तो देखो, ये मैं पहले भी पढ़ाया हूं, ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हैं, समझिएगा। कहा जा रहा है कि ड्यूअल जीएसटी मॉडल के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को टैक्स लगाने और कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया। जैसे ये तो मैंने पहले बताया कि पहले दिक्कत क्या होती थी, ज्यादा से ज्यादा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेता था और कम से कम स्टेट गवर्नमेंट को पहुंचता था। लेकिन अब क्या हो गया, बराबर बराबर हिस्सेदारी हो गया। 18% होगा, 9% सेंट्रल और 9% स्टेट। तो अगर कोई कहता है किस मॉडल में लिखा गया, बताओ मुझको। ठीक है, बताओ कि ड्यूअल जीएसटी मॉडल में ऐसा बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को टैक्स लगाने और कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया है। करा जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। क्या मतलब है जी इसका? मैंने पहले बताया था ना कि पहले ज्यादा से ज्यादा टैक्स क्या लेते थे, केंद्र सरकार लेता था। और दिक्कत क्या होती थी बताइए? हाँ, पैसे बहुत कम पहुंचते थे और टैक्स रेवेन्यू के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। किसमें? ये ड्यूअल जीएसटी मॉडल में। मतलब अब बोला गया है कि वह व्यापारी, मैन्युफैक्चरर हो या कौन हो, सर्विस प्रोवाइडर हो या ट्रेडर हो, ठीक है, कोई भी व्यापारी हो, जो टैक्स लागू होगा वह एक समान रूप से लागू होगा। इसके लिए रूल बनाए गए हैं और ड्यूअल जीएसटी मॉडल में ऐसा लिखा गया है कि अब चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वह ट्रेडर्स हो, चाहे वह सर्विस प्रोवाइडर हो, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को अधिकार दिया गया है टैक्स लगाने का भी और टैक्स कलेक्ट करने का। और रियल में बेनिफिट ज्यादातर किसको है? स्टेट गवर्नमेंट को। इसमें पहले टैक्स रेवेन्यू के लिए स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट पे निर्भर रहना पड़ता था, फंड जल्दी मिलते नहीं थे, काम होते नहीं थे। लेकिन अब इस मॉडल में ऐसा बताया गया है, लिखा गया है कि बाबू अब निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि बराबर बराबर हिस्सा पहले ही आपको मिल जाएगा। तो यह बताया गया है ड्यूअल जीएसटी मॉडल। क्लियर है? कोई पूछेगा बता दोगे? चलिए अगला है सप्लाई। चलिए अब हम लोग सप्लाई शब्द को समझते हैं। जब तक यह समझ में नहीं आएगा तब तक आप लोग जीएसटी में सही से और टैली में सही से काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, ध्यान से सुनना, समझना। लग रहा कहीं काम कर रहे हैं कंपनी में, सब जी टोपी लगा बैठे हैं सब। चलिए ध्यान देना। तो सबसे पहले यहाँ पे सप्लाई का मतलब समझिएगा। सपोज एक बिजनेसमैन है जो काम कर रहा है, जीएसटी में काम कर रहा है, तो यह बिजनेसमैन जो कुछ भी सेल करता है, क्या करता है? सेल करता है, मतलब बेचता है। अब चाहे वह गुड्स बेचे और चाहे वह सर्विस बेचे, ठीक है, बोला जाता है इसको जीएसटी के भाषा में सप्लाई। क्या बोला जाता है? सप्लाई। मतलब अगर हम कोई गुड्स बेचते हैं या कोई सर्विस बेचते हैं तो जीएसटी में इसको क्या नाम दिया गया है? सप्लाई। मतलब माल सप्लाई कर रहे हैं, सर्विस सप्लाई कर रहे हैं।
सेवा सप्लाई कर रहे हैं। मतलब जो कुछ भी हम लोग बेचते हैं उसको जीएसटी के भाषा में बोला जाता है सप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है आपको? अब रहा सवाल कौन कौन सा सप्लाई। राजीव खड़े हो, बताओ सप्लाई किसे कहते हैं? हाँ, चलो बैठो। क्यों पहाड़ इधर देख रहे हो उधर? हम पढ़ा रहे इधर देख रहे हैं, उधर घूम के देख रहे हो लैब की तरफ। पढ़ा करो, थोड़ा मेहनत करके आ रहे हो उतना दूर से आप लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सप्लाई का मतलब होता है। तो देखो यही लिखा गया है कि जीएसटी में सप्लाई शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक है। सप्लाई को दो तरीकों से समझा जा सकता है। पहला सप्लाई ऑफ गुड्स और दूसरा सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और कब सप्लाई ऑफ गुड्स और कब सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहा जाता है? जब किसी गुड्स को सेल करेंगे तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा, और जब हम सर्विस को प्रोवाइड करेंगे तो यह सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। समझे? जैसे जो मेरा व्यापार है, जैसे कीबोर्ड बेच रहे हैं, माउस बेच रहे हैं, तो सप्लाई कर रहे हैं। कौन? क्या? गुड सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। और मान लो मैं क्या कर रहा हूं इस समय? पढ़ा रहा हूं। मैं आपको सर्विस सप्लाई कर रहा हूं, मतलब सर्विस दे रहा हूं, रेंडर कर रहा हूं, प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है। तो चाहे यह गुड्स हो चाहे यह सर्विस, उससे मतलब नहीं है। उसे जीएसटी के बाद क्या बोला जाता है? सप्लाई ही बोला जाता है। क्लियर बाबू? चलिए, अब कब किस कौन सा सप्लाई यह समझ गए तो आपका काम आसान हो जाएगा, और आसानी तरीके से हम लोग कहीं पे भी काम कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन पूछेगा तो जवाब दे सकते हैं। चलो, अब सप्लाई में दो सप्लाई हमको बहुत ही अच्छे से समझना होगा। क्या क्या? तो देखिए, एक तो हमको समझना होगा इंट्रा स्टेट सप्लाई। दूसरा हमको समझना होगा इंटर स्टेट सप्लाई। अब समझने की कोशिश करना, इंट्रा कब और इंटर कब। तो देखो मैं यहां पे समझा रहा हूं, समझना थोड़ा। जैसे एक व्यापारी, बिजनेसमैन, जिसका रजिस्ट्रेशन जीएसटी में हुआ है और इसका व्यापार यूपी में है, और एक और बिजनेसमैन है और इसका भी व्यापार यूपी में है। तो देखो ये भी यूपी और ये भी यूपी, तो दोनों क्या है? सेम स्टेट है। बोलो, सेम स्टेट है कि नहीं है जी? और जब सेम स्टेट है तो बोला जाता है कि जब दो स्टेट, ठीक है, के भी ट्रांजेक्शन हो, और जब सेम स्टेट के भी ट्रांजेक्शन हो तो अंतर क्या होता है? तो जब यूपी से यूपी में ही हो रहा है तो ऐसे ट्रांजेक्शन को बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं। क्या सप्लाई कर रहे हैं? इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, और इसे हम बोलते हैं जीएसटी के भाषा में लोकल सप्लाई। क्या बोलते हैं? लोकल, या कई लोग बोलते हैं लोकल ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं? लोकल ट्रांजेक्शन। मतलब अगर कोई कहता है इंट्रा स्टेट सप्लाई किसे कहते हैं, तो बहुत सिंपल सा जवाब है कि सर जब दो व्यापारी के बीच ट्रांजेक्शन होता है, गुड्स या सर्विस को बेचा या खरीदा जाता है, अगर दोनों सेम स्टेट हैं, ठीक है, तो वैसे सप्लाई को बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, मतलब इंट्रा का मतलब ये ना समझना, अलग की बात की जा रही है। सेम, जैसे मैं अपने ही गांव में खरीदता और बेचता हूं तो उसे बोलते इंट्रा। दूसरा गांव हो गया तो उसे बोलते इंटर, मतलब दूसरे गांव में एंटर कर गए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट की बात की जाती है, गांव की बात नहीं की जाती है। मतलब मेरा व्यापार यूपी में रजिस्टर्ड है
और जिससे माल खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उसका भी व्यापार यूपी में रजिस्टर्ड है। तो ऐसे व्यापारी को, ठीक है, जब ट्रांजेक्शन करते हैं तो बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, लोकल सप्लाई कर रहे हैं। मतलब हमारा भी स्टेट यूपी और आपका भी यूपी, तो जब स्टेट की बात करते हैं ना, लोकल के हैं हम लोग, ठीक है। अलग कब समझेंगे, जब अलग स्टेट का आएगा तो, और स्टेट की तुलना की जा रही है तो। अगर गांव की बात की जा रही है तो हम दो चार लोग एक गांव के तो बोलेंगे तो लोकल के हैं हम लोग, ठीक है। दूसरे गांव का है तो अलग बोला जाएगा उसे, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे स्टेट की बात की जाती है कि जब दोनों सेम स्टेट हो तो उसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट, ठीक है, सप्लाई, लोकल सप्लाई, लोकल ट्रांजेक्शन, ठीक है। लेकिन यहीं पे जब अलग हो जाता है, ठीक है, अब मान लो यह जो व्यापारी है, इनका व्यापार यूपी में है, लेकिन इनका व्यापार कहाँ पे है, बिहार में। कहाँ पे बाबू, बिहार में, और यहीं पे चलता है। तो आप बताओ, दो स्टेट की बात की जा रही है ना। आज जब दो स्टेट की बात की जाती है तो ऐसे सप्लाई को बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या हो गए, एंटर कर गए, ठीक है। इसे बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। अब देखो, इसे अब कई सारे नामों से लोग जानते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, क्या बोलते हैं इसको, इंटर स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। क्लियर है, बोलो। तो चलिए, यही इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है और बताया गया है। क्या बताया गया है, समझने की कोशिश करना। बोला गया इंट्रा स्टेट सप्लाई मीन्स लोकल सप्लाई। कहा जा रहा है कि यदि हम गुड्स या सर्विस को अपने ही स्टेट में सेल करें तो यह सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई या लोकल सप्लाई कहलाती है। सपोज यदि हमारा बिजनेस यूपी में क्या है, रजिस्टर्ड है, और हम यूपी के भीतर ही किसी अन्य बिजनेस को गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं तो यह सप्लाई हमारे लिए क्या कहलाता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई या लोकल सप्लाई या इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन या लोकल ट्रांजेक्शन के नाम से जाना जाता है। समझे। चलिए, यह हमारा है। आपको सर क्यों ये पढ़ा रहे, उसका कोई मतलब है क्या, आगे बहुत मतलब है, क्योंकि सारा रूल तो इसी के हिसाब से लगाना हमको। आगे बढ़ते हैं, और मैंने बोला है इंटर स्टेट के बारे में क्या समझाया जा रहा है। यदि हम गुड्स या सर्विस को अपने स्टेट के बाहर सेल करें तो यह सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई है। सपोज यदि हमारा बिजनेस यूपी में रजिस्टर्ड है और हम यूपी के बाहर किसी अन्य राज्य जैसे बिहार में गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं तो यह सप्लाई हमारे लिए इंटर स्टेट सप्लाई या इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कहलाता है। क्लियर है, यहां से यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना, क्वेश्चन पूछना पूछ सकते हो, ठीक है। तो हम आगे बढ़े। ठीक है, ये रूल बनाए गए हैं, ठीक है। इस रूल को आपको पालन करना पड़ेगा, ठीक है। इसी के हिसाब से हमको काम करना होगा, ठीक है, तभी आगे चल के हम काम कर सकते हैं। मतलब इस रूल में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए आप लोग। मतलब रूल को हम चेंज नहीं कर सकते, नहीं समझा सकते हैं और भी दूसरे तरीके से। चलो ध्यान दो, तो ये क्लियर है ना आप लोग को। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सप्लाई के बारे में जानते हैं, इनवर्ट सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई। अब इनवर्ट सप्लाई क्या होता है और आउटवर्ड सप्लाई क्या होता है, तो इसको समझ लेते हैं, तो फिर हम यहीं पे आते हैं समझाने के लिए। देखो, आप बताओ, हम व्यापार में सबसे पहले करते क्या है, परचेज करेंगे, हो जाएगा सही, हाँ हाँ, पावर की दिक्कत। चलिए, परचेज और यहाँ पे है सेल, दिख रहा है आपको। तो परचेज का मतलब आपको पता है, जब खरीदते हैं उसे बोलते हैं
परचेज। सेल का मतलब बेचते तो सेल बोलते हैं। लेकिन इसमें अगर कोई कहता है कि बाबू इनवर्ड सप्लाई किसे कहते हैं, तो ध्यान देना, जो कुछ भी हम लोग परचेज करते हैं ना, उसको जीएसटी में अकाउंटिंग के भाषा में बोला जाता है इनवर्ड सप्लाई। क्या बोलते हैं? इनवर्ड सप्लाई। और सेल करते हैं उसे बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाई। क्या बोलते हैं? आउटवर्ड सप्लाई। अब रहा सवाल कि सर इनवर्ड सप्लाई क्या होता है, तो बताना कि जो कुछ भी हम लोग परचेज करते हैं उसे बोलते हैं इनवर्ड सप्लाई। सेल आउटवर्ड सप्लाई मतलब जो कुछ भी हम लोग सेल करते हैं उसे बोलते हैं जीएसटी में अकाउंटिंग के भाषा में आउटवर्ड सप्लाई। अब तो सर कैसे हम मान लें? ठीक है, मानना पड़ेगा, मैं समझा रहा हूं। देखिए जैसे क्या होता है, हम गए मार्केट में और 2 मार्कर हमने खरीद लिया। जब 2 मार्कर खरीदा ना, तो हमारे व्यापार में 2 मार्कर इन हो रहा है, आ रहा है। ठीक है, तो परचेज कर रहे हैं तो हमारा मार्कर आ रहा है। इसको सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया, क्या बोला गया है कि व्यापार में यह क्या गुड्स इन हो रहा है, ये सर्विस इन हो रहा है, इसीलिए बोला जाता है कि यह इनवर्ड सप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? इनवर्ड सप्लाई हो रहा है। जब यही मार्कर हमने खरीद के लाया, इसमें से एक मार्कर हमने बेच दिया, तो मेरे गोडाउन में कितना पड़ा हुआ है? एक क्या हो गया? व्यापार से आउट हो गया, मतलब बिजनेस से गोडाउन से बाहर चला गया, उसे बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाई किया। क्या किया? आउटवर्ड सप्लाई किया। तो कोई बार क्वेश्चन पूछ देंगे इनवर्ड सप्लाई किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हो कि जो कुछ भी हम लोग परचेज करते हैं उसे बोलते हैं इनवर्ड सप्लाई। कोई कहता है आउटवर्ड सप्लाई किसे कहते हैं, बता सकते हो जो कुछ भी हम लोग सेल करते हैं उसे बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है, क्योंकि कई लोग घुमा के पूछते हैं, परचेज नहीं पूछेंगे, सेल नहीं पूछेंगे, इनवर्ड आउटवर्ड पूछेंगे। ठीक है, तो इनवर्ड मतलब व्यापार में सामान इन होता है, आता है। आउटवर्ड जब बेचते तो व्यापार से जाता है। ठीक है, इसलिए अकाउंटिंग के भाषा में नाम दिया गया है इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई। समझे? लेकिन यहाँ पे जीएसटी में कुछ रूल ऐड हो चुके हैं। मतलब पहले से लोग बोलते थे इनवर्ड सप्लाई कर रहे हैं, आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन पहले जीएसटी से पहले इसमें कुछ ऐड होता था, वो नहीं होता था। ठीक है, क्या हो रहा है इस समय समझिएगा। जब हम इनवर्ड सप्लाई कर रहे हैं इस समय ना, तो हो क्या रहा है, वहां पे आईटीसी जो हमारा हो रहा है, आईटीसी यह हमको रिसीव हो जा रहा है। और जब आउटवर्ड सप्लाई हो जा रहा है ना, तो टैक्स लायबिलिटीज बढ़ जा रहा है। ध्यान देना, आईटीसी क्या हो जा रहा है? रिसीव हो जा रहा है। और टैक्स लायबिलिटीज क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। ये लॉजिकल क्वेश्चन है कि सर आईटीसी क्या होता है और टैक्स लायबिलिटीज क्या होता है, तो समझना। परचेज करते समय इतना क्लियर है ना, आईटीसी क्या होता है? प्राप्त हो जाता है। और टैक्स लायबिलिटीज क्या होता है? बढ़ जाता है। इतना क्लियर है? ठीक है, अब चलो आईटीसी क्या था समझने की कोशिश करना। जीएसटी के रूल में ऐसा लिखा गया है कि बिजनेस जो है और एक और बिजनेसमैन जो है, ठीक है, जब हम क्या करते हैं एसके और पीके से कोई गुड्स परचेज करते हैं, क्या करते हैं? परचेज करते हैं। तो सपोज मान लो परचेज कितने का किया? 100 रुपए का परचेज किया, और 100 रुपए का जो परचेज किया ना, उस पर 10% टैक्स क्या हुआ है? चार्ज हुआ है। तो बोला गया टैक्स अमाउंट कितना आएगा? 10 रुपए। समझे? तो अपने सप्लायर को इसके कितना रुपया टैक्स दे रहे हैं? 10 रुपया। यही टैक्स अमाउंट आईटीसी कहलाता है। क्या कहलाता है? यही टैक्स अमाउंट क्या कहलाता है? आईटीसी, जिसे बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। यह क्या मतलब है समझो, अभी समझा रहा हूं। चलो अब मान लो हमने सेल कर दिया। क्या कर दिया बाबू? सेल कर दिया। वही प्रोडक्ट कितने में सेल किया? 200 में। और टैक्स कितना चार्ज किया? 10%। टोटल वैल्यू कितना आया? 20 रुपया। ठीक है, वही 20 रुपया जो हमने कलेक्ट किया है, लिया, इसे बोलते हैं टैक्स लायबिलिटी। क्या बोलते हैं जी? टैक्स लायबिलिटी। मतलब टैक्स लायबिलिटी में उतना टैक्स हमको पे करना है। किसको? गवर्नमेंट। किसको जी? गवर्नमेंट को। क्लियर है ना? आईटीसी बोले हमको प्राप्त होता है, और इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट कहता है कि जब आपको जीएसटी हमको पे करना ना,
जब जीएसटी हमको देना तो अब देख लेना कितना दिए और कितना लिए हो, जितना बचेगा उतना ही हमको देना। तो ये बोला गया है परचेज करते समय कितना दिया था, 10 रुपया, माइनस लिया कितना था, 20 रुपया। तो फार्मूला होता है टैक्स लायबिलिटीज माइनस आईटीसी। 20 रुपया लिया, 10 रुपया दिया, बचेगा कितना, 10 रुपया। यही गवर्नमेंट को हमको क्या करना होगा, पे करना होगा। मतलब खरीदते समय क्या होता है, आईटीसी हमको रिसीव होता है, प्राप्त होता है, जिसको इनपुट टैक्स क्रेडिट, उतने का क्रेडिट हमको मिल गया। ठीक है, हम क्लेम करेंगे कब, जब जीएसटी पे करने जाएंगे तो। आपको सर क्या मतलब है समझना, मान लो हम पूरे महीने में, ध्यान देना इसको, लॉजिकल है। ठीक है, मान लो 1 अप्रैल से लेके और हमने 30 अप्रैल तक, कितना, 30 अप्रैल तक टोटल हमने जो इनवर्ट सप्लाई किया है, इनवर्ट सप्लाई किया है, ठीक है, वो हमने टोटल 200 रुपए का ही किया है। समझ बात है आपको ना। तो जब 200 रुपए का हमने जब किया है तो यहाँ पे बोला गया 10% जीएसटी चार्ज आपने दिया भी है। ठीक है, तो टोटल हमने वैल्यू कितना दे दिया, 20 रुपया। तो गवर्नमेंट कहता है बाबू 20 रुपया दे दियो इस महीने में ना, वो आपके नाम से क्या चढ़ा देता हो, आईटीसी, जिसे बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपका क्रेडिट इतने का हो, ठीक है ना, आप आगे चल के इसका बेनिफिट ले सकते हो। चलो उसी महीने में 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक हमने क्या किया, आउटवर्ड सप्लाई कर दिया। कौन सा सप्लाई कर दिया जी, आउटवर्ड, मतलब सेल कर दिया। और सेल करते समय सपोज मान लीजिए कोई सामान हमने कितने में बेच दिया, 300 रुपए बेच दिया। कितने बेच दिया, 300 में। कितना टैक्स ले लिया, 30 रुपया। तो गवर्नमेंट कहता है ये पैसा टैक्स लायबिलिटी होगा, ले रहे हो तुम, लेकिन पैसा तुम्हारा नहीं है, इसे बोलते हैं टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, गवर्नमेंट कहता है परेशान मत हो, मैं तुम्हारा हिसाब के जितना दिए हो और जितना लिए हो हम एडजस्ट करेंगे। तो उस महीने के जब लास्ट में, मतलब अप्रैल वाला रिटर्न जो भरेंगे, कब भरेंगे, मई में। और मई में जब भरेंगे तो गवर्नमेंट को दिखाएंगे जीएसटी पे इक्वल, ठीक है, टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी। बताएंगे कितना लिया था, 30, कितना दिया था, 20, देना कितना है, 10। ऐसे रूल समझे, यही रूल है। और ऐसे ही क्या करना होगा हमको, यह समझना होगा, और ऐसे ही चलता है। लेकिन मन में सवाल आप लोग का यह है कि सर जी अगर मान लीजिए हमने दिया 50 और लिया 30, तब क्या होगा। तो गवर्नमेंट कहता कोई बात नहीं, फार्मूला यही लगाना, माइनस यहाँ पे कितना है 50, नहीं यहाँ पे कितना 30, और यहाँ पे कितना है 50। तो जितना माइनस में आएगा ना वो अगले महीने फिर से एडजस्ट करेंगे। मतलब 20 रुपया या जो मेरे पास है आपका ना, अगले महीने में मान लो आपका 40 हो गया तो परेशान मत होना, आपको कितना देना है, 20 रुपये से दे देना। मतलब अगर गवर्नमेंट का पैसा ज्यादा होता है तो कहता तुरंत दे दो, अगर हमारा पैसा ज्यादा होता है तो कहता हर महीने में एडजस्ट करेंगे। मतलब बड़े भाई हमारे क्या करते हैं, एक ही बार करोड़ों का माल मंगवा लेते हैं। तो मंगवा लिया, मान लो 1 करोड़ का माल मंगवा लिया, 1 लाख रुपए टैक्स दे दिया। तो कोई जरूरी 1 करोड़ का माल एक ही दिन बेच देगा क्या, धीरे धीरे 2-4 महीना में बेचेगा, धीरे धीरे टैक्स लेगा ना, बोलो। तो गवर्नमेंट कहता है परेशान मत होना, जितना दिए हो हर महीने में एडजस्ट करेंगे अगर आपका पैसा ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आपने 1 लाख रुपए दिया उस महीने में और 2 लाख रुपए ले लिया, तब कहेगा गवर्नमेंट हमारा ही पैसा ज्यादा है, तो माइनस करो 1 लाख रुपए हमको तुरंत दे दो। समझे, मतलब जितना लोगे टैक्स अमाउंट उतना आपके पास रहना नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपने दिया है ज्यादा और लिया है कम तो परेशान मत होना, हर महीने में एडजस्ट करेंगे। आपका जब चुक जाएगा, मतलब हमारा आपका हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, जब मेरा पैसा एक्स्ट्रा होगा आपके पास टैक्स अमाउंट वो मैं नहीं छोड़ूंगा, उसी महीने आपको पे करना होगा। आपको अगर ना करे तो, हमारा पैसा ले लिया ज्यादा एडजस्ट कर रहा हूं, ना करे तो डेली अगर एक दिन अगर डेट क्या करते हैं, डिले कर देते हैं, तो समझ जाओ 50 रुपए फाइन। अगर 1 महीना लेट कर देंगे तो समझो 1500 रुपए फाइन। ठीक है, नहीं देते हैं तो नोटिस भेजवाएगा, फिर से नहीं करेंगे तो जब जाएंगे डिपार्टमेंट बंद करवा देगा। ठीक है, उसका पैसा 1 रुपए बचना नहीं चाहिए, मतलब दे देना। अगर 10 रुपया 10 पैसा आ रहा है तो आपसे 10 रुपया 10 पैसा लेगा, और आपका पैसा ज्यादा होता है एडजस्ट करना पड़ेगा। यही क्या होता है, इसे बोलते हैं, ये जीएसटी का रूल बनाया गया बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। अरे आपको जरूरत है खरीद लिए, ठीक है, ऐसा नहीं कहोगे हम बेचे इतने का माइनस करो हमको गवर्नमेंट दे दो, आज खरीदो फिर आगे तो एडजस्टमेंट होगा ना।
इस्तेमाल करते रहना। ज्यादा कैसे चला जाएगा? ज्यादा चलो, आप मान लो दुकानदार हो, ठीक है, एक ही बार माल मंगवा लिए 5 लाख रुपए का, ठीक है, और इस महीने 5 लाख का मंगवा लिए, ठीक है, लेकिन हमारे इस महीने में ग्राहक कहीं नहीं किए, बहुत कम आए, ठीक है, 100 शर्ट मंगवाए थे, 100 शर्ट में 20 शर्ट बेचबे किए, ठीक है, तो 100 शर्ट में 20 शर्ट बेचे तो 80 शर्ट बचा हुआ है ना, तो 20 शर्ट का कितना ज्यादा महंगा बेचोगे उससे ज्यादा हो जाएगा, तो कम बेचोगे तो पैसा कम ही लोगे ना। अगर मान लीजिए 1,000 का हम खरीद रहे हैं, ठीक है, उस पर टैक्स अमाउंट, और 200 का बेच रहे हैं उस पर टैक्स अमाउंट, दोनों फर्क है कि नहीं है? सर 200 का बेचेंगे तो उतना ही जीएसटी देंगे उसको? बेचेंगे तो देंगे कहाँ, लेंगे, खरीदते हैं तो देते हैं, बेचेंगे तो लेंगे तो आप कस्टमर से लेंगे ना, कस्टमर से लेंगे तो पैसा किसका है, गवर्नमेंट को देना है, गवर्नमेंट को देना है आपको। जी। 200 अगर 20 बेचेंगे तो 20 का ही जीएसटी उसको देंगे ना ना नहीं, रूल ऐसा है कि अगर सामान आपने खरीद के लाया 100 रुपए में, ठीक है, अगर 10% टैक्स दे दिया आपने, तो आओ अपने दुकान पे भले ही उसको 200 में बेच दो, ठीक है, उस 200 पे टैक्स चार्ज होगा 10%, ठीक है, अब 10% जब चार्ज होगा 20 रुपए चार्ज हो जाएगा, और उस महीने में टोटल आपने 10 रुपए दिया ही था, ठीक है, तो गवर्नमेंट कहता है कि 20 रुपए लिए हो, वो पैसा हमारा है, टैक्स आपका नहीं है, टैक्स अब उसी सामान पे उसी मंथ में आपने 20 रुपया लिया है, तो गवर्नमेंट कहता है एडजस्ट करिए, कितना दिए हो, तो आपका रिकॉर्ड खोलेगा कहाँ किससे खरीदा था, तो 10 रुपया खरीदते समय दिया ही था, अब 20 रुपया बेचते समय लिया ही था, तो गवर्नमेंट कहता है 10 रुपए एक्स्ट्रा लिए हो आप, ठीक है, वो टैक्स आपका नहीं है, आपका 100 रुपए प्रॉफिट है और ले जाओ घर पे इस्तेमाल करो, लेकिन जो 20 रुपए टैक्स लिए वो हमारा पैसा है, वो आप नहीं ले सकते हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, माइनस करके 10 रुपए ले लेता है, ठीक है। आपका सवाल यह है कि सर कैसे ज्यादा हो जाएगा, अरे यार मान लो पंखा की बार 100 मंगवा ली, ठीक है, 100 मंगवा ली, और 100 जो मंगवाया था 1 लाख रुपए का था, कितने का था, 1 लाख रुपए का था, ठीक है, और 10% टैक्स चार्ज हो गया, तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 10,000, 10,000 टैक्स दे दिया ना, अब उस महीने में हमारा दुकान चला था और बहुत मुश्किल से बेचे, तो कितना बेचे थे, 10 को पंखा बेचबे किए, 10 ही बेचे थे, तो 10 बेचे तो कितना महंगा बेचोगे कि 1 लाख से ऊपर हो जाएगा, बोलो, 80 मान लो 100 पे मंगवाए तो 90 में बचा है ना, 10 भी बेचे ना, तो 10 को बेचे तो बेचे 20,000 में बेच दिए मान लो, तो 20,000 का 10% टैक्स लगेगा ना, तो 20,000 का जितना आएगा तो कम ही होगा, क्योंकि 1 लाख जो 100 को खरीदा है जितना दिया है, अब 20 को बेचा है, कितना एक्स्ट्रा ज्यादा प्रॉफिट ऐड करके रखोगे उतना ज्यादा हो जाएगा, ठीक, तो हर महीने एडजस्ट होता है, बोला आपको टेंशन नहीं है, अगर आपका पैसा ज्यादा है तो गवर्नमेंट का तो कोई बात नहीं, हर महीने एडजस्ट करते रहना ना, क्या दिक्कत है, टैक्स अमाउंट हमको मत देना, लेकिन आपका ज्यादा हो तो उसी महीने में जितना बचा उतना दे देना, आपका टेंशन कम कम हो जाएगा, यह रूल है, ऐसा यही यही रूल बनाए गए और इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई ऐसा भी हो जाता है, ठीक है, मान लो 1 लाख रुपए का माल मंगवा दिए, उस दिन हमारे यहाँ क्या है, उस महीने में शादी है हमारे यहाँ, ठीक है, 1 महीने पूरा दुकान ही बंद हो गया था, बेचोगे, बताओ, हम तो खरीद लिए 1 लाख रुपए का, 10,000 टैक्स दे दिए ना, लेकिन ना बेचे तो क्या दुकान बंद है, तो तब कहे सर इस महीने में 1 रुपए लेवे नहीं किए थे, क्यों, हमारा दुकान चलवे नहीं किया था, जो कस्टमर लेवे नहीं किया था, कहेगा कोई बात नहीं, जितना आपका पड़ा हुआ पड़ा रहेगा, फिर अगले महीने में एडजस्ट करेंगे हम, मतलब ये गवर्नमेंट नहीं कहता है यार दुकानियां क्यों बंद कर दिए, ठीक है, कहता कोई बात नहीं, ना लिए तो देना मत, जब लिए हो तो दे दो हमको, ठीक है, तो बड़े बड़े व्यापारी क्या करते हैं, डेली टेंशन लेते हैं, नहीं एक बार उस मंगवा लेते हैं सब इकट्ठा, हम 10 बोरी आलू मंगवा ली, अब एक दिन में बेचते रहे, तो मंगवाए तो एक बार तो बोरी का पैसा दिए होंगे ना, अब बेचे तो 1 किलो एक किलो धीरे धीरे इकट्ठा किए, तो इकट्ठा हुआ, ठीक है, यही रूल है गवर्नमेंट का, ठीक है, हाँ कौन भी बंद हो जाए, कैसे बिजनेस का बंद हो जाएगा, मानिए गवर्नमेंट आपके पास आईटीसी है, चलाइए, लीजिए उससे क्लेम करिए, बंद होने का मतलब नहीं है, जब तुम्हारा नुकसान होगा, अरे यार आपका पैसा अगर 20,000 आईटीसी है गवर्नमेंट के पास, तो तू अपने फ्रॉड से बंद होने का मतलब नहीं है, टैक्स वाला जो तुम्हारा पैसा जो दिए वो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, आप क्लेम करते रह जाओगे, नोटिस देते रह जाओगे, लड़ते रह जाओगे उससे, ठीक है, गवर्नमेंट से दुकान चलाओ, पैसे बेचो, सामान कहाँ हो गया जो खरीदे थे, सामान रहना चाहिए ना, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, चल गया तो उसका क्या बनाएगा, रूल बनाएगा, ठीक है, लेकिन आपको जितना आप दे दिए गवर्नमेंट नहीं देगा,
अगर सामान बच गया तो रिटर्न कर देंगे। हाँ, और जल भी गया तो उसका अलग रूल है, कुछ वो मुआवजा होते हैं उसके देते हैं सब, वो पैसा तो वैसे एडजस्ट रहेगा, समझे। इस मान लो अचानक मान लो आग लग गया, वो अलग बात है, ऐसा हो ना होता है तो उसके लिए अलग अलग रूल बनाए गए, उसके लिए गवर्नमेंट अलग वो चार्ज देगा, वो लोग बनाए किए रहते हैं, बीमा उमा बहुत सारे कराए हुए रहते हैं सब, उसकी हिसाब से मिल जाता है पैसा, ठीक है। लेकिन ये रूल यही है, बस इतना समझो कि देंगे कम लेंगे ज्यादा, हर महीने हमको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा, देंगे ज्यादा और उस महीने में लेंगे कम, उस महीने में हर महीने एडजस्ट करेंगे। अगर मान लो 100 रुपया दिया और 100 रुपये लिया तब तो एक भी नहीं देना है, 0 बैलेंस आ जाएगा। और गवर्नमेंट कहता परेशान मत होना, लेकिन बताना पड़ेगा, लिए थे 10 रुपया, दिए थे 10 रुपया, एक ही रुपया नहीं बचा, कोई बात नहीं, हम खुश हैं, ठीक है, लेकिन एक भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो हमको पे करना होगा, अगर लेट कर रहे फाइन लगेगा, यही रूल है, ठीक है। अभी डिपार्टमेंट नहीं आया था जीएसटी का, कितने लोग भग रहे थे, ठीक है, दुकान बंद बंद करके, ठीक है, गांव में भी चले गए थे सब, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यही देखिए, अरे पान वाले को चालान काट दिए थे सब, ध्यान दो क्या लिखा गया है, बोलो, यही जो मैं पढ़ाया लिखा गया है, एमर सप्लाई, जीएसटी में जो कुछ भी परचेज करते हैं वो क्या कहलाता है, इनवर्स सप्लाई, और इनवर्स सप्लाई होने पे क्या होता है, आईटीसी प्राप्त होता है, जिसे बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटवर्ड सप्लाई, जीएसटी में कुछ भी सेल करते हैं तो क्या, आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई इसके बारे में तो समझाया गया है कि जब हम किसी गुड्स या सर्विस को सप्लाई करते हैं तो गुड्स की कीमत के साथ कुछ टैक्स अमाउंट भी जीएसटी भी कलेक्ट करते हैं, और गुड्स को सेल करते समय जितना टैक्स कलेक्ट करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, टैक्स लायबिलिटी। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने गुड्स किसी कस्टमर को सप्लाई किया जिसकी कीमत कितनी है 100 रुपया, और इस पे जीएसटी कितना है 5%, अतः टैक्स अमाउंट कितना होगा 5 रुपया होगा। इस प्रकार हम कस्टमर से टोटल अमाउंट कितना लिया 105 रुपया कलेक्ट किया, तो हमारा टैक्स लायबिलिटी कितना होगा 5 रुपया। चलिए फिर से बताया जा रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में, जब हम गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो गुड्स की कीमत के साथ कुछ टैक्स अमाउंट भी पे करते हैं, यही टैक्स अमाउंट क्या कहलाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी कहलाता है। सपोज यदि हमने एक गुड्स अपने सप्लायर से परचेज किया जिसकी कीमत कितनी है और इस गुड्स पे कितना टैक्स चार्ज है, ठीक है, तो टैक्स अमाउंट कितना होगा 5, इस प्रकार हमने सप्लायर की टोटल वैल्यू कितना पेमेंट किया, तो इस ट्रांजेक्शन के लिए आईटीसी कितना होगा 5। आप बताओ 5 दिया 5 लिया, देना कितना होगा 1 भी रुपया नहीं देना होगा, यही रूल है, ऐसे ही चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान देना, सुना है आपको, तो यहां तक हमने पढ़ाया, कल स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी पढ़ाऊंगा मैं, पहले इतना तो समझिए, हाँ कोई डाउट है तो